नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम सवेरे 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू हुई उससे पहले से ही आपको राज्यादेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में पहले 3 घंटे की वोटिंग पूरी हो गई है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और एनपीपी नेता कोनराड संगमा अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। रुझानों में एनपीपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। त्रिपुरा के रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बहुमत हासिल कर लिया लगता है। हालांकि ये फिगर ऊपर नीचे अभी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को फिलहाल 33 सीटें मिल रही हैं, आगे दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट 18 सीटों पर, लेफ्ट यानी लेफ्ट प्लस कांग्रेस, और टीएमपी टिपरामोथा 9 सीटों पर आगे है। नागालैंड की 60 सीटों का चर्चा करें तो 59 सीटों पर चुनाव हुआ था। एक सीट भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध पहले ही निकाल चुके थे, जीत चुके थे। 59 सीटों के रुझान भी अब सामने आ चुके हैं। रुझान की बात करें तो 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आगे दिख रहा है। 4 सीटों पर एनपीएफ आगे है और एनसीपी 3 सीटों पर आगे है। बाकी 3 सीटों पर दूसरी पार्टियां और निर्दलीय आगे दिखाई दे रहे हैं। वोटों की गिनती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जिस तरह से वोटों की गिनती हो रही है उसमें त्रिपुरा में 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। नागालैंड में 1 राउंड काउंटिंग पूरी हुई है और लेफ्ट कांग्रेस नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टिपरामोथा के नेता से बातचीत की जाए। प्रद्योत बर्मन से लेफ्ट कांग्रेस के नेता टिपरामोथा के संपर्क में है। वहां पर 17 सीटें आईएनसी लेफ्ट को और त्रिपुरा को 11 सीटें मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुमत पर है। अगर बहुमत से कम होती है तो ये किस तरह से टिपरामोथा काम करती है, क्या वो लेफ्ट कांग्रेस के साथ जाती है या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाएंगे, इस सब पर भी चर्चा होना बाकी है। सभी नेता उनके साथ संपर्क में लगे हुए हैं। अभी तक के रुझानों में टिपरामोथा 13 सीटों पर आगे चल रही है। तो क्या टिपरामोथा के जो अध्यक्ष हैं प्रद्योत बर्मन, जो वहाँ के पूर्व राजा भी हैं, वो किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे या फिर थोड़ा सा दूर रह जाएंगे, ये सब अभी देखना बाकी है। क्योंकि अभी जो स्थिति है वो सब रुझानों पर निर्भर है। असली जब नतीजे आएंगे, पूरे नतीजे जब आ जाएंगे, तब भूमिका प्रद्योत बर्मन की तय हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बहुमत मिल गया तब तो अलग बात है। अगर नहीं मिलता है तो टिपरामोथा क्या भूमिका निभाएंगे, क्या वो आईएनसी लेफ्ट गठबंधन के साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। बताया जा रहा है कि लेफ्ट कांग्रेस के नेता टिपरामोथा की प्रद्योत बर्मन के साथ में हैं। अगर नागालैंड की चर्चा करें तो नागालैंड की वीआईपी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को बढ़त मिली हुई है। उत्तरी अंगामी सीट से वो आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो पिछली बार भी मुख्यमंत्री थे, बड़ा बहुमत वहां पर मिला था। मेघालय की अगर चर्चा करें तो वहां पर भी लगातार चर्चा हो रही है। मेघालय किस तरह से करेगा, क्योंकि अभी वहां स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर, एनपीपी 23 सीटों पर चल रही है। तो मेघालय की स्थिति अभी थोड़ी सी अधर में है, यानी हंग असेंबली होने की संभावना भी वहाँ दिखाई दे रही है। नागालैंड में एनडीपी 41 सीटों पर आगे चल रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय वर्मा साहब हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋषभ तिवारी साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, आपसे समझना चाहता हूं पहले, अभी जो स्थिति लग रही है उसमें त्रिपुरा में बहुत करीब हैं, बहुमत के आसपास आप दिखाई दे रहे हैं। कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। क्या प्रद्योत बर्मन के साथ आपकी बातचीत चल रही है? देखिए विजय जी, सबसे पहले न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद। और त्रिपुरा के बारे में मैं थोड़ा बेहतर इसलिए बता पाऊंगा क्योंकि मैं 20 दिन बिल्कुल त्रिपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी में था और ज़मीन पे रहकर पार्टी के लिए कार्य भी किया और हर समीकरण को बहुत बारीकी से देखा है। जहाँ तक टिपरामोथा की बात है, जब उनकी रैलियाँ होती थी तो उन रैलियों में जो भीड़ आते थे, उनका एक टैगलाइन था
कि हम विकास के साथ जाएंगे। ये रैलियों में हम आ जरूर रहे हैं क्योंकि हमारे ये प्रदेश के राजा कर रहे, इसके बाद मैं जीवित रहूं ना रहूं, मुझे बीमारी है, मैं छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। एक इमोशनल मैसेज वो जो ड्राइव किए थे, बस इनको हम देखने, इनको बस सुनने आ गए। लेकिन हमें पता है कि इतने दिनों तक हमें वंचित कौन रखा विकास से। किसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा वहां पे घर दिए गए हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के आसपास और देश भर में। किसने बकायदा पहली बार त्रिपुरा के अंदर नर्सिंग कॉलेज बनाए, किसने बकायदा रबर के फैक्ट्री को वहां पे उजागर किया। ऋषभ जी, ये बातें तो चुनाव से पहले की हो गई। अभी बात बताइए मुझे कि आप प्रद्योत देव बर्मन की अगर जरूरत पड़ी तो उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या वो आपके साथ आने को तैयार है? पहली बात तो ये देखिए, मुझे तो सबसे पहले ये कहना है कि अभी इंतजार कीजिए सर, जरूरत पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने बल पे सरकार बनाएंगे। और जहां तक किसी और का बात है, ऋषभ जी, क्योंकि आप वो पार्टी हैं जो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब कुछ कर लेते हैं, तो मैंने कहा कम से कम प्लान बी तो आप बता दें। मैंने आपको कहा था सर एक पुराना डिबेट में कि हम हर रूप से जो है विकास के लिए कुछ भी करना हो तो हम हर रूप से फील्ड पे तैयार रहते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र का गला घोटना हमारा इतिहास नहीं रहा है और ना हम ऐसा करेंगे। लेकिन इतना हम आपको स्वस्थ कराते हैं, त्रिपुरा के अंदर भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और जिस तरीके से विकास हुआ है उसके दम पे मैं ये कह रहा हूं, ना कि कोई जोड़ तोड़ पे कह रहा हूं। जी, अजय वर्मा साहब, मेघालय और नागालैंड को देखें तो वहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है आपकी। त्रिपुरा में एक संभावना हो सकती है कि आईएनसी लेफ्ट और टिपरा मोथा यदि मिल जाए तो कुछ संभावना बन जाए अगर ऋषभ जी की पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। क्या कोई तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, अभी आपने सुना और आप चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में मेरे भाई वहाँ गए और बिल्कुल 20 दिन 40 दिन वहाँ रहे जी। शुरू में देश के हर चैनल ने, चूंकि मित्र मीडिया ने ये दिखाया कि कोई 50 सीटों से, बल्कि एक चैनल तो 65 से आगे दिखा रहा था, फिर वो गलती सुधार करी, उसने 55 दिखा दिए। 60 टोटल सीट थी, 65 दिखा रहा था। तो वो हक तो मीडिया ने सुबह जब बैलेट दिया जाता है वो वाला जो उसके बाद दिखा दिया, वो तो पूर्ति हो गई। अब आप वर्तमान स्थिति पे आ जाइए त्रिपुरा मोता में। अभी आप पूछ रहे थे कि साहब ये इन्होंने बता ही दिया कि उन्होंने कहा कि मैं बीमार आदमी हूँ और मैं कुछ पता नहीं कब चला जाऊँ कब बच जाऊँ। तो ये हालात समझ लीजिए कि विचार और मंथन क्या होता है। अब आप आ जाइए वास्तविक स्थिति पर त्रिपुरा की पे। त्रिपुरा में पिछली बार ये लोग 43 सीटों पे दो अपने मित्र पार्टी के साथ और अपने साथ बन रहे थे, 35 + 8 जी, ठीक है। इस बार ये 55 पर बीजेपी लड़ी और 5 पे इनका मित्र दल लड़ा, 60 सीटों, ठीक है। हम लड़े 17 पर और 47 और 13। ममता लड़ी 22 पर और त्रिपुरा मोथा जो 20 आदिवासी बाहुमूल्य थे उस पर और 22 पर, वैसे 42 पर। अब आप स्थिति पे आइए लाजेन ताजा जी कि बीजेपी 20 से 25 सीटों पे वहां रह जाएगी। सरकार वहां लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन प्लस प्रद्योत देव बर्मन को मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि वो जो है किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। क्योंकि जो 20 शुल ट्राइब्स की सीटें हैं उसमें से, ये तो आपका चैनल जो दिखा रहा है माननीय है, लेकिन मैं अभी चुनाव आयोग वाला देख रहा था, 26 सीटों पे आगे चल रहा है भाजपा गठबंधन, 18 सीटों पे चल रहा है लेफ्ट और 13 पे चल रहा है त्रिपुरा मोता और बाकी पे अदर्स। ठीक है, ये ताजा मैं अभी आपको चुनाव आयोग वाली दिखा रहा हूँ। अब आप आ जाइए कि साहब हम सब्जी की सरकार बनाएंगे, हम जल में, थल में, वायु में। नागालैंड में नेफ्यू रियो की पहले से सरकार थी, आप उसके बच्चे थे, आज भी बच्चे हैं, उसकी मुख्यमंत्री बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। मेघालय की कॉनरेड संगमा ने आपसे गठबंधन तोड़ लिया, मुकुल संगमा साहब के बेटे थे, कांग्रेस के नेता था, नहीं बना कोई। अगाथा और मुकुल ने लगा के, और वो गोगा हिल्स से जो चल रहे हैं उनकी वही हालात है। हाँ, हमारी पार्टी के जरूर, हमारे जो संगमा थे, मुकुल संगमा हमारे, उनको तोड़कर टीएमसी ले गई। उन्होंने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट का आप एक आकलन लीजिए, जब से कांग्रेस शासित राज्य थे, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक, कि देश की सत्ता पक्ष के साथ वो इसलिए रहता है कि सरकार वहाँ सारे संसाधन, साधन, ईडी, इनकम टैक्स, तो मतलब ये हुआ कि जब आपकी सरकारें थी तो वो आपके साथ रहे और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो थोड़ा सा एक उनका ट्रेंड रहता है। प्रवीण सरकार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो है वो इस बार ये ट्रेंड इसलिए नहीं है कि देश जो है महंगाई से जूझ रहा है। देश दूध 70 रुपए पहुंच गया, आटा 100 रुपए हो जाएगा, 50 पहुंच सर, वो अब इस पर तो सब वोट डाल दिया उन्होंने जो उनको ठीक लगा उसको। अब आज तो हम नतीजों के बाद की स्थिति पर चर्चा करें। प्रवीण सरकार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर पूर्व को बेहतर तरीके से समझते हैं, और मेरे मित्र और सहयोगी कार्तिकेय बत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। सरकार साहब, आपसे समझना चाहता हूं, सरकार किसकी बनेगी? जी,
सरकार साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरे? हाँ, प्रणव सरकार साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद उनको आवाज नहीं मिल रही। ठीक है, कार्तिकेय, आपने तो एक एक सीट का हिसाब किताब रख रखा है, इतनी गणित पर आप काम करते हैं। अब मुझे बताइए, फिजिक्स और केमिस्ट्री अब कैसी होगी? मैथमेटिक्स तो जो आएगी वो चुनाव आयोग बता देगा, केमिस्ट्री क्या कहती है? विजय सर, उसके पहले मैं आपको एक कम्युनिकेशन की बात बता देता हूँ जी कि ऐसा एटलीस्ट मैं पढ़ रहा हूँ कि त्रिपुरा मोथा ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए कंडीशनल ऑफर रख दिया है त्रिपुरा में, जी कि अगर वो जनजातियों के मुद्दों पर उनका समर्थन करेंगे तो त्रिपुरा मोथा बीजेपी को समर्थन देने को तैयार हो सकती है। ये एक चैनल बता रहा है, जी कंफर्म नहीं है, सूत्रों के हवाले से है। तो ये अगर ऐसा है तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। जी। त्रिपुरा में हुआ क्या है विजय जी कि दो चीजें हुई हैं। एक तो त्रिपुरा मोथा ने बीजेपी को चोट पहुंचाई है और बीजेपी का जो ट्राइबल अलायंस पार्टनर था आईटीएफ उसको नुकसान वो बहुत कमजोर हुआ है। इस वजह से उसको केवल 5 ही सीटें लड़ने को दी बीजेपी। जी तो त्रिपुरा मोथा ने बीजेपी को रोका और आईपीएफटी का जो स्पेस था वो हाईजैक किया। कांग्रेस और लेफ्ट में क्या हुआ कि कांग्रेस ने, मुझे लगता है, समझदारी दिखाते हुए कम सीटों पर चुनाव लड़ा। इस वजह से वो जो वोट स्प्लिट हो जाता वो नहीं हुआ इतना, या जो बिहार में हुआ था कि 70 सीटें लड़के 19 जीतना, तो यहाँ पर अभी जो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आ रहा है 13 में से, वो तकरीबन 50% का है, जो कि बुरा नहीं है। का अपना वोट शरीफ बढ़ गया है। तो इन कारणों की वजह से बीजेपी को रेजिस्टेंस दिख रहा है त्रिपुरा में। जी उतनी स्वीप नहीं है जितनी पिछली बार थी। हालांकि सरकार अंत में बीजेपी की लग रहा है कि बन जाएगी, ऐसा अभी लग रहा है, अगर ये आंकड़े रहते हैं और त्रिपुरा मोथा भी समर्थन दे देती है तो। नागालैंड का मैं चुनाव नहीं मानता, क्योंकि विपक्ष था ही नहीं नागालैंड में, तो ये एक तरफा ही रिजल्ट आना था, एक ही तरफा था। और मणिपुर में, ये मेघालय में ये एक्सपेक्टेड था कि एनपीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। अगर उनकी अभी के लीड जब देखें तो 24 के आसपास है, लोगों की एक्सपेक्टेशन 20 की थी, तो 24 अच्छा नंबर है एनपीपी के लिए। वहां पर एनपीपी चाह कर भी बीजेपी की खिलाफत नहीं कर सकती, क्योंकि एनपीपी के इंटरेस्ट में तो यही होगा कि वो एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। त्रिपुरा में चुनाव आयोग के मुताबिक 59 सीटों के रुझान सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर आगे चल रही है, लेफ्ट और कांग्रेस 18 सीटों पर आगे चल रही है, और त्रिपुरा मोथा 12 सीटों पर आगे चल रही है। ये चुनाव आयोग का जो साइट है उस पर बताया जा रहा है 59 सीटों के रुझानों पर, जिसमें त्रिपुरा में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आगे है। मेघालय से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मेघालय में एनपीपी और बीजेपी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जा रहा है एनपीपी के पास 20 सीटें हैं। दक्षिणी तुरा सीट पर कांटे का मुकाबला है, जहां कोनराड संगमा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार से 44 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तक कोनराड संगमा को पीछे बताया जा रहा था, लेकिन अभी बताया गया है कि वो 44 वोटों से आगे चल रहे हैं। गठबंधन सहयोगियों में एनपीपी और बीजेपी में कड़ी टक्कर दिखाई वहां पर दे रही है। जी कार्तिकेय। नहीं सर, मैं बस ये कह रहा था कि मेघालय में एनपीपी पॉलिटिकली अंदर से चाहेगी कि बीजेपी के बिना सरकार बनाए, क्योंकि बीजेपी ने एनपीपी के खिलाफ कैंपेन किया और लॉन्ग रन में शायद उनके इंटरेस्ट में हो। लेकिन क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे एक बहुत ही कुशल चाणक्य उनके पास है नॉर्थ ईस्ट में, मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के बिना सरकार बनेगी। हालांकि आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में एनपीपी के पास इतने नंबर हैं कि वो यूडीपी और एचएसपीडीपी जैसी जो अगर आप मेघालय का मैप देखें तो उसमें गारो, खासी, जैंतिया, तो एनपीपी की बहुत अच्छी सीटें आएंगी गारो इलाके से। और ये जो मैंने दो आपको पार्टियां बताई, यूटीपी और एचएसपीडीपी, ये खासी जैंतिया इलाके की पार्टियां हैं, तो इनका मिलकर अलायंस बन के सरकार बन सकती है अभी के आंकड़ों में। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को ये इग्नोर करेंगे। बीजेपी भी आएगी, क्योंकि उसका फिर बेनिफिट दिल्ली से जो असिस्टेंस मिलती है ऐसे राज्यों को, उसके जरिए होता है। प्लस एनपीपी पर जो करप्शन का एलिगेशन लगे हैं पिछले कुछ समय में, और जिसको बीजेपी ने इनडायरेक्टली उठाया जी, उस पर भी लेवरेज है बीजेपी के पास। तो मेघालय में भी सरकार में रहेगी बीजेपी, नागालैंड में तो है ही। त्रिपुरा में अगर अंत में कोई चमत्कार हो जाता है कि अगर मोथा और लेफ्ट कांग्रेस साथ में आ जाते हैं, या बीजेपी 20 से कम चली जाती है, तब एक अलग स्थिति है। लेकिन अभी जो यथार्थ स्थिति है, अगर मोथा सपोर्ट कर रहा है बीजेपी को और बीजेपी 25 से ऊपर है बीजेपी अलायंस,
तो मुझे लगता है कि त्रिपुरा में भी बीजेपी, हालांकि उनके लिए ये स्वीप नहीं होगी या पिछली बार जैसी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं होगी, लेकिन फिर भी सरकार बन जाए। जी ऋषभ जी, कार्तिकेय जिस तरह से पूरा इलेक्शन एनालिसिस कर रहे थे, तो आपकी मेघालय के लिए वॉशिंग मशीन आपने ऑन कर दिया? देखिए विकास क्योंकि कोनराड संगमा के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लड़ाई लड़ी, चुनाव अलग लड़ा, तो अब तो वॉशिंग मशीन को ऑन करने का टाइम आ गया आपका। इलेक्शन के बाद आप वॉशिंग मशीन ऑन रखते हैं ना? नहीं, हम तो 365 दिन वॉशिंग मशीन सर ऑन रखते हैं, ताकि जब भी भ्रष्टाचार को साफ करना हो तो फिर आप धो सकें। हमने 70 साल की गंदगी को अच्छे से साफ करने का प्रयास किया और बहुत हद तक कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी गंदगी लगी है कि टाइम लग रहा है साफ करने में। और खासकर नॉर्थ ईस्ट में जब आप घूमेंगे तो देखेंगे किस तरीके से गंदगी का परत जमा था, जिसको हम नए नए डिटर्जेंट से, विकास के डिटर्जेंट से ले जा रहे हैं और साफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन, ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन में आप वो नॉर्थ ईस्ट आपको चमकता हुआ दिखेगा। और नॉर्थ ईस्ट की जनता, करप्शन के लिए आपके पास खास तौर का डिटर्जेंट है, इलेक्शन से पहले वो होता नहीं है साफ, फिर मशीन आती है तो इलेक्शन के बाद साफ हो जाता है। जी आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि लोग अपनी गंदगी को साफ करने का एक जगह देखते हैं जहां पे ये आदमी सही है, ये हमारी गंदगी दूर कर सकता है, ये हमें नशा से मुक्त कर सकता है, इस केंद्र से जुड़ने से हम इस सही रास्ते पे चल सकते हैं। अजय जी, आप इस बात में किसी को हम सुधार रहे हैं सर, तो अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। अजय जी, आप भी ऋषभ जी का और उनकी पार्टी के तारीफ इस बात की करेंगे कि उनका दिल बड़ा है। त्रिपुरा मोथा से भले ही वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पर साथ ना हो, लेकिन चुनाव के बाद उससे हाथ मिला सकते हैं। बड़ा दिल रखने वाली पार्टी। इनकी तो ये नीति, नियत और ब्लड में शामिल है जी कि किस तरह से देश में झाड़ फूस उगाए हैं 2014 के बाद। कहाँ कहाँ में क्या, कहाँ डेंट कर दिया, जो बनाया था कांग्रेस ने सब बेच दिया, मित्र को, मोडानी को दे दिया, जेपीसी कराएंगे नहीं, और वो LIC पे मर रहा है लोगों का पैसा, SBI का चला जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट आ गया, उसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कमेटी बना दी है। सर सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट है, उसने तो कल भी कहा है कि आप इतिहास की झरोकों में पीछे मत लेके जाइए, देश को आग मत लगाइए हिंदुत्व और इसके नाम पर। सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ दीजिए, मैं साहब की पूछ रहा हूँ। मोडानी साहब कह रहे हैं कि जेपीसी नहीं कराएंगे, कुछ तो बोल दीजिए साहब, जहाज में घूमते हैं, कुछ तो निभा दीजिए, लेकिन उन्हें तो धर्म निभाना। लेकिन आपकी एक अच्छी बात है कि आप है ना छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। अब त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड छोटे छोटे से राज्य हार गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, आपको चिंता नहीं। वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा में आपके नेता को उत्तर पूर्व का हिस्सा नहीं मिला। सर बेहतर त्रिपुरा की मांग जो है कर रहे हैं प्रद्युत देव वर्मन, सुनिए, और बीजेपी ने इसका बिल्कुल मुखालफत की है। अब जो आदमी अपनी नीति नियत से और अपने सिद्धांतों से गिरकर केवल सुबह बोलो, शाम बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो। जी आपको याद हो, एक हिटलर की किताब है माइन कैंप, उसका पेज नंबर 243 अगर आप पढ़ें, उसने लिखा है कि देश में 3 तरह के वर्ग हैं। पहला वर्ग जो सरकार जो दिखाती है उसे 100% स्वीकार कर लेता है, वो गलत है, सच है। दूसरा वर्ग सरकार जो दिखाती है उसे 100% नकार देता है, वो गलत है, सच है। तीसरा वर्ग ना स्वीकारता है ना नकारता है। तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था जोसेफ गोबाल, उसने उनसे कहा, एडोल्फ हिटलर ने, तानाशाह शासक था जर्मन का, फिर क्या हाल हुआ 45 में जर्मन का, कि भाई पहला जो वर्ग है केवल उसको फोकस करो, उसी को पकड़ो, और एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच बन जाएगा। देश की सरकार वर्तमान उसी पैटर्न पे काम कर रही है, ना मुद्दों से। अजय जी, आपने त्रिपुरा मोथा को प्रद्युत देव बर्मन की बात की ऋषभ जी के साथ कि भाई वो विरोध कर रहे थे। आप तो अच्छी याददाश्त वाले अनुभवी नेता हैं। प्रद्युत देव बर्मन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वहाँ पर, कांग्रेस से ही गए हैं, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ जी। और लेफ्ट के साथ आप लड़ाई लड़ते रहे 25 साल। पॉलिटिक्स, वार और लब में कोई चीज स्थायी नहीं होती है, कब बदल जाए, क्या हो जाए। तो ये कांग्रेस के साथ चलता है, बीजेपी के साथ नहीं चलता। लेकिन भाजपा जो है यहाँ त्रिपुरा में सरकार, भाई अगर भंडार खोल दें, और जैसे आपने देखा था कि किस तरह से चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिराई, किस तरह से कर्नाटक गिराई, गोवा गिराया, अरुणाचल गिराया, तो अगर वो पुनरावृत्ति करेंगे तो फिर तो 2 सीट लेके भी ये सब कुछ बना सकते हैं, फिर तो उनका कोई नहीं है। लेकिन मॉरल और नीति और दायित्व 8 साल में देश को जंगल राज में कायम कर दिया अगर हालात देखे जाएं। लेकिन शाइनिंग इंडिया और टीवी इंडिया के नाम पर झूठ दिखाया जाता है, झूठ बोया जाता है, सत्यता से भटकाया जाता है। पॉलिटिक्स क्या होती है? तो वो पहला वर्ग जो है, वो सरकार जो पहला वर्ग है उस पर फोकस है, उसका दूसरे और तीसरे वर्ग पे कोई फोकस नहीं है। ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि मॉरलिटी ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है और समय के साथ कैसे बदलती है राजनीति। 2 राउंड हो चुके हैं, किसी राज्य में 3 राज्य हो चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग को लेकर।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि ईसी की नियुक्ति यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे सरकार से करना गलत है। कमेटी की सलाह पर आयुक्तों की नियुक्ति हो। ये बहुत बड़ा फैसला कहा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बनने तक कमेटी ही नियुक्त करे। सुप्रीम कोर्ट में का आदेश है कि बड़ा फैसला है, सरकार के लिए भी एक झटका हो सकता है। बार बार इस पर चर्चा हो रही थी कि चुनाव आयुक्त जो है सीधे सरकार चुनती है तो उसका दखल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा माना जाना चाहिए कि कमेटी की सलाह पर आयुक्तों की नियुक्ति हो और उसके बाद कानून बनाया जाए कि किस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में टाउन बोर्डोवली से मुख्यमंत्री माणिक साहा 1321 वोटों से 1321 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्होंने सीएम साहा ने कांग्रेस को पछाड़ा है और त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य पिछड़ रहे हैं। बनमालीपुर सीट पर 705 वोटों से पीछे चल रहे हैं भट्टाचार्य। कांग्रेस के उम्मीदवार गोपाल चंद्र राय इनसे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर कड़ा मुकाबला हो रहा है। यदि कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो आईएनसी लेफ्ट 16 सीटों पर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कांग्रेस के उम्मीदवार को पछाड़ा है और दूसरी तरफ त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य पिछड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, ऋषभ तिवारी हैं, अजय वर्मा हैं, कार्तिकेय बत्रा हैं। कार्तिकेय, ये जो बदलाव हो रहा है, सीटों में बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम होती दिखाई दे रही है, इसकी बड़ी वजह क्या आप टिपरा मोथा को मानते हैं? जी विजय जी, अभी लेकिन जो मैं लेटेस्ट देख रहा हूँ उसमें बीजेपी प्लस मेजोरिटी खुद से पार कर चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछले चुनाव के बनिस्पत बीजेपी कम हुई है। हाँ, उसी लिए मैं पूछा, उसके लिए उसी से वही उसका मेन दो कारण है मेरे हिसाब से। एक कारण है कि त्रिपुरा मोर्चा सबसे बड़ा कारण है पहला जी, और दूसरा जो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है जी, तो उस वजह से भी वोट ट्रांसफर जो हुआ है। इस देखिए, कांग्रेस के 5-6 एमएलए हो सकता है आ जाए इस असेंबली में जी, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का वोट कितना है और लेफ्ट का वोट कितना ट्रांसफर हुआ है जी, वो देखना अहम होगा। लेकिन कांग्रेस अगर 5-6 एमएलए लाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पिछली बार तो एकदम साफ हो गई थी, 1-1.5% में वोट शेयर आ गया था। तो ये दो कारण है। और तीसरी बात कि बीजेपी का जो अलायंस पार्टनर आईपीएफटी की स्पेस जो त्रिपुरा मोर्चा ने हाईजैक कर ली, इस वजह से ही उनको केवल 5 सीटें दी गई थी लड़ने के लिए, जबकि पिछली बार वो इससे ज्यादा सीटें जीत कर आए जी। तो ये मुझे लगता है। मैं विजय जी एक मेघालय पर कुछ कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। जी जी कि मेघालय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल एक अगर आप देखें जी, तो क्या हुआ कि कांग्रेस पिछली बार सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बन के उभरी, सबसे लार्जेस्ट पार्टी जी। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों में उसकी सीटें आई थी उस समय जी। तो गारो से आते हैं मुकुल संगमा जी और खासी जयंतिया से आते हैं विंसेंट पाला, हाँ। दो कांग्रेस के बड़े मेघालय के लीडर। अब 2021 में जब विंसेंट पाला को कांग्रेस ने मेघालय पीसीसी का अध्यक्ष चुन लिया तो मुकुल संगमा को नाराजगी हुई तो वो छोड़ गए, वो चले गए। तो अब कांग्रेस गारो में कमजोर हो गई है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो मैप साफ बता रहा है कि टीएमसी की सारी लीड लगभग गारो इलाके से आ रही है, जहां से मुकुल संगमा उनका परिवार लड़ रहे हैं, और कांग्रेस की लगभग सारी लीड जो 5 के आ रही हैं वो खासी जयंतिया से आ रही हैं, जो कि विंसेंट पाला का इलाका है जी। तो ऐसे कांग्रेस का मतलब वो होता है डिसइंटीग्रेशन किसी राज्य में कि एक पूरा का पूरा एरिया एक लीडर अपने साथ ले जाता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में हम चंबल में शायद दिखेंगे जी। इस बार चंबल में सिंधिया जी जब नहीं होंगे तो कैसा प्रदर्शन करती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक आउटकम है। एक और आउटकम मैं बता दूं आपको कि नागालैंड में आपके दर्शक देखेंगे एलजेपी, जेडीयू जी, ये अथावले जी की पार्टी, ये लोग 1-1, 2-2 एमएलए लेकर आ रहे हैं। तो उसके पीछे का राज ये है क्योंकि अलायंस बन गए, ऑपोजिशन खत्म हो गई, तो सब लोग बड़े अलायंस की टिकट मांग रहे थे। टिकट तो लेकिन 60 ही हैं, तो जो इंडिविजुअल बड़े लीडर्स थे तो उन्हें इन छोटी पार्टीज के टिकट लेकर उन पे लड़ा है जी। ऐसे ही मणिपुर में पिछले साल जेडीयू के विधायक आ गए थे 4-5। बिहार की पार्टी का कोई मतलब नहीं मणिपुर में, लेकिन 5-6 विधायक उनके आ गए थे। तो ये उसका एक कारण है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है दर्शकों के लिए
कि नागालैंड तो इंटरेस्टिंग आ नहीं रहा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है जी। कि जेडीयू और एलजेपी के एलजेपी जैसे आपको जो नागालैंड की असेंबली में मिल जाए इस बार। जी। बड़ी खबर आ रही है कि त्रिपुरा में सीपीएम के गढ़ में बीजेपी को बढ़त मिली है। सीपीएम की परंपरागत सीट धनपुर पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा भौमिक जो केंद्रीय मंत्री है 887 वोटों से आगे चल रही हैं। पहली वो केंद्रीय मंत्री है जो त्रिपुरा से आई हैं। प्रतिमा भौमिक, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, टिकट दिया गया और वो आगे चल रही हैं। कौशिक चंदा वहाँ पर पीछे हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। प्रतिमा भौमिक जो पहली केंद्रीय मंत्री हैं त्रिपुरा से जो मोदी सरकार में मंत्री जिन्हें बनाया गया। केंद्र में मंत्री बनने वाली पहली महिला मंत्री हैं प्रतिमा भौमिक। अजय जी, आपसे समझना चाहता हूं, एक तो आपकी पार्टी को क्या बधाई दे सकते हैं कि आपकी पार्टी देश भर में अकेली पार्टी है जिसके विधायक, जिसके नेता देश की हर पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी है तो वहां चले गए, लेफ्ट है तो वहां चले गए, कांग्रेस है तो बीजेपी है तो वहां चले गए, अब टीएमसी में भी चले गए हैं। तो ये तो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कांग्रेस पार्टी ने कि कांग्रेस का खून अब सब पार्टियों में, हिंदुस्तान की राजनीति के हर दल में हो गया और उसका नुकसान आपको लगातार उठाना पड़ रहा है। हम शुरू से कहते आते हैं कि मदर पार्टी है हम जी, और चूंकि ये कांग्रेस के बिना इन्हें 100 देखिए इस वक्त वर्तमान में 135 एमपी जो है देश की सरकार में कांग्रेस से गए हुए हैं, जो 135। इनका अपना आधार क्या था? आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, लेकिन बस चूंकि प्रोपोगंडा करना है और दिखाना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलते हैं। हमारे लोग कहीं भी जाएं, विचारधारा तो हमारी जाएगी ना जी। वो टेम्परेरी सत्ता के साथ कुछ कर दें, हम देश के साथ चलते हैं, देश की विकास और देश की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। सत्ता हमने अब अभी जैसे कार्तिकेय बता रहे थे मुकुल संगमा के जाने से पूरा का पूरा नुकसान हो गया टीएमसी में, जब वो चले गए हैं तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ ना। मैं मुकुल जी को भी मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे भी अच्छे परिचित हैं। अब उन्हें क्या लगा है क्या नहीं लगा कि किस तरह से वो, चूंकि ममता जी जब यूथ कांग्रेस की हमारी ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी थी, मैं भी यूपी यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था जी, वो भी कांग्रेस की विचारधारा है, वो भी वहीं से गई हैं जी। आज जो स्थिति है कोई नहीं, जो कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन एक दिन अभी समय परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। और मैंने आपको कहा था साहब कि पॉलिटिक्स, वार और लब में कोई चीज स्थायित्व नहीं रहती, परिवर्तन प्रकृति का नाम है, बदलता रहता है परिस्थितियों के अनुसार जी जी। आज परिस्थिति दूसरी है, कल दूसरी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर मैंने, आपको याद हो आपके चैनल पे मैं बैठा था एक दिन, एक डिबेट में 5 बजे की होती है, तो मैंने कहा था कि चुनाव आयोग वहाँ दूत के रूप में काम करने पहुँच गया है और तीनों स्टेट के, छोटे स्टेट के चुनाव बीजेपी की एक क्रोनोलॉजी और रणनीति के तहत इसलिए कराना चाहता है कि देश के हालात बहुत गंभीर हैं और आने वाले 5 बड़े स्टेटों में बीजेपी किस तरह से धराशायी होगी, तो वो इस 30 के थ्रू एक प्रोपोगंडा, एक मैसेज देश में मुद्दों से भटकाने के लिए देना चाहता है। 2-2 एमपी की सीट है यहाँ, ओनली 2 तीनों जी के, कि भाई नहीं साहब हमारा तो इतिहास है, हम तो लेखन है और हमने तो, चूंकि इनकी आदत है इतिहास ही अपने तरीके से बदल रहे हैं, लिख रहे हैं, हर चीज अपने तरीके से बदल के लिख रहे हैं, इनकी लेखनी नहीं अलग है। इनके हिसाब से भारत ही 2014 के बाद बना है, तो हम इनके किसी चीज की हम अपोज तो कर सकते हैं लोकतंत्र में जी, धारणा तो नहीं बदल सकते। धारणा ये है आने वाले कल की 2023 के, देखिए 3 स्टेट के रिजल्ट आप देख ही रहे हैं परिचित, क्या चल रहा है। अब 6 स्टेटों में और चुनाव होना है, आंध्रा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है जी, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना में हो रहा है चुनाव, तेलंगाना का है। तो ये सारी चीजें बदल के आएंगी और हालात, देश के जनता को क्या चाहिए, 140 करोड़ लोगों में आप इनके भक्त और अंधभक्त और इनका आईटी सेल और इनका झूठ का सेल और इनके चिंटू पिंटू प्रवक्ता और इनके ज्ञानवान प्रवक्ता, ज्ञानवान भी हैं, उनको तो छोड़ दीजिए कि उनकी कैटेगरी क्या है, वो क्या सोचते हैं, लेकिन जो 139 करोड़ लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें सस्ता आटा मिले, सस्ता सिलेंडर मिले। 50 रुपए बढ़ा दिया, कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और 350 कमर्शियल पर, और वो स्मृति ईरानी कह रही थी 350 रुपए पे सिर पे रख के, भाइयों बहनों मित्रों। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी अब भी आप वाली जिम्मेदारी भी वही उठाए? नहीं, जिम्मेदारी ना उठाए, हमारी सरकार में बढ़ा, देश की महिला जो 70 करोड़ महिला है उसके ऊपर बोले तो सही कि आप 1100 में खरीद लीजिए, एक बार तो बोले वो, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है अजय जी कि 3 चुनाव जो आज नतीजे आ रहे हैं उसमें हारने के बाद भी आप उम्मीदों से भरे हैं अब अगले 6 चुनावों के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। ऋषभ जी, ये समझाए, आता हूँ कार्तिकेय एक मिनट। ऋषभ जी, माणिक साहा को 1 साल पहले करीब चुनावों से पहले बनाया गया मुख्यमंत्री, तो ऐसी क्या बड़ी वजह थी कि विप्लव
को आपने हटाया, आपको लग गया था कि उनके भरोसे चुनाव नहीं जीत सकते, वो अच्छा काम नहीं कर रहे? देखिए, हमारे पार्टी में ये पार्टी का आंतरिक विषय है, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे किसी बड़े पोस्ट पे हो, सबको मौका मिलता है, अवसर मिलता है। उसी अवसर के तहत मानिक साहब जी को भी काम करने का अवसर मिला और हम विप्लव देव जी का पूरे चुनाव में प्रयोग किए। बाकायदा उन्होंने कई रैलियां भी की, कई जगह उनके द्वारा सजेस्टेड कैंडिडेट को टिकट भी दिया गया। तो हमारे यहाँ एक परिवार की तरह हम देश हित में लेकिन जब वो अच्छा काम कर रहे थे तो आप मतलब ये कह रहे हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी में आप भले ही अच्छा भी काम करें तो हटा देते हैं? भारतीय जनता पार्टी में आप अच्छा काम करते हैं तो अवसर भी और लोगों को भी मिलता है। अवसर मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले रहते हैं। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक परिवार ही डिसाइड करेगा कौन सत्ता में बैठेगा। लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी है और देश हित में भी हम लोकतंत्र। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मेघालय में एक सीट का नतीजा घोषित हो गया है। नर्तियांग सीट पर नतीजा आ गया है, जो एनपीपी ने ये सीट जीती है। नर्तियांग सीट मेघालय की उसको जीता है एनपीपी ने। ये पहला नतीजा है वहाँ का, जहाँ पर 2123 वोटों से आवभलन घर की 2123 वोटों से जीत हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार एमएलएन लालू हार गए हैं वहाँ पर। कांग्रेस की पहली हार है पहले नतीजे के साथ, और मेघालय में ये एक सीट का नतीजा आया है जो एनपीपी को ये सीट मिली है। पहला चुनाव नतीजा मेघालय का। नर्तियांग सीट पर 2123 वोटों से एनपीपी ने ये सीट जीत ली है। पहला नतीजा आया है मेघालय का। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी कार्तिकेय, आप जोड़ रहे थे। विजय जी, आप मुझे अब काफी समय से जानते हैं जी। आपको पता है मैं किसी एक तरफ से बैटिंग नहीं करता जी। मुझे उल्टा दोनों तरफ से बॉलिंग करा के मेरा विकेट उड़ाई जाती है जी। कांग्रेस के अपने मित्र को मैं विनम्रता पूर्वक ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये मुद्दे आप उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें कि प्रधानमंत्री इस समय अपनी मार्केटिंग किस आधार पे कर रहे हैं। जी। जहाँ पे आप रसोई घर की दिक्कत गिनवा रहे हैं, उसी का काउंटर बीजेपी फ्री राशन से कर रही है। जी। उसी का काउंटर बीजेपी अपने नल जल योजना से कर रही है। मैं कार्तिकेय जी को तो आप जब तक कोई एक इनोवेटिव काउंटर नैरेटिव नहीं लेकर आएंगे, जी। जब तक आपके रिलेटेबल काउंटर नैरेटिव नहीं लेकर आएंगे, तो आप केवल खामियां गिनवाते रह जाएंगे। जी। वोटर तो पॉजिटिव नैरेटिव की तरफ जाता है ना। जी। तो आप क्या करेंगे ये भी तो बताइए साथ में। खामियां आप गिनवाते हैं, हम सब सुनते हैं ये तो, लेकिन हमें भी पता है, पर उसमें आप क्या कीजिएगा ये आप। सर मैं बताना चाहता हूँ जी, आता हूँ अजय जी आपको। जी नहीं कार्तिकेय, आप इस बात की तारीफ नहीं करते कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी पर पार्टी का इतना ध्यान रखती है, हर बात पर उनकी नजर रहती है। जी अजय जी। कार्तिकेय जी बड़े जिम्मेदार आदमी हैं और एनालिसिस करते रहते हैं, अच्छी चीजें हैं जी। एक एनालिसिस में और अनुरोध करूंगा, आपने कह तो दिया कि वो अनाज 5 किलो दे रहे हैं। वादा ये हुआ था 2014 में कि चप्पल वाला भी जहाज में जाएगा, गरीब आदमी अमीर हो जाएगा। 2014 में 24 करोड़ लोग थे जो 5 किलो अन्न पर आश्रित थे, आज 85 करोड़ लोग साहब की कृपा से हो गए। रोजगार और स्वरोजगार का वादा था, 5 किलो अनाज पर उनको इसलिए नहीं था कि उस पर आश्रित हो जाए। ये भी हिटलर की एक पॉलिसी थी कि लोगों को केवल अनाज तक सीमित कर दो, वो सरकार से उसके अच्छे बुरी चीजों की संभाल ना करे और रोटी में लग जाए और वहीं पर ही गिर जाए। अजय जी मुद्दा ये है कि ये कार्तिकेय जी को समझाने की जरूरत नहीं है। अजय जी आपको मुझे कन्विंस नहीं हाँ, करना, आपको तो कन्विंस जनता को करना है ना, वो क्यों नहीं कर पा रहे आप उनको? कार्तिकेय को क्या मैं तो कन्विंस करेंगे? कार्तिकेय साहब आपकी उस बात का बता रहा हूँ, आप जो कह रहे थे कि नहीं, लेकिन आप कन्विंस नहीं कर पा रहे ना लोगों को इस बात से। उसका जवाब ये है कि जो हम स्कीम्स और प्लान्स रोड्स पे हम देते हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम इस प्रबुद्ध मीडिया का है, चौथे स्तंभ का है। वो पता नहीं क्यों खफा है हमसे, वो बुद्धों की चीज दिखाती नहीं है। हमारी यात्रा को कहीं नहीं दिखाया, किस जबरदस्त तरीके से अब भारत जोड़ो, अब हाथ से हाथ जोड़ो चल रही है, उसे कहीं नहीं दिखाएंगे। ये अपना इनका एजेंडा है। चलिए कोई नहीं, मित्र मीडिया है, मैं ये नहीं कह रहा आप हैं, लेकिन कम से कम आप मेन मुद्दे तो दिखाइए। आप गैस सिलेंडर को प्रमुखता से दिखाइए, आप दूध को दिखाइए 70 रुपए, आप आटे को दिखाइए, वादा करा था आप इन सब चीजों को तो बताइए। जनता, सरकार से कोई मतलब नहीं है, उसकी मजबूरी है। जनता ये चाहती है कि इसे कैसे अच्छा खाना मिले। जी इन्फ्लेशन देख लीजिए 10%, जो 100 रुपए की चीज थी आज 110 में मिल रही है। मैं आपके अजय जी आपके आरोप को सही मान लूं, वैसे वो आरोप सही नहीं। एक बात जोड़ लूं विजय जी जी कि महंगाई तो हमेशा से रही है जी, लेकिन जिस नाटकीय ढंग में मैं बहुत कॉन्शियसली ये वर्ड यूज कर रहा हूं, नाटकीय, जिस नाटकीय ढंग से बीजेपी महंगाई को उठाती, अभी सिलेंडर का आपने उदाहरण दिया, मुझे याद है
दिवंगत सुषमा स्वराज जी एक बार अपने घर का ग्रोसरी का बिल लोकसभा में लेकर आई जी और उन्होंने बोला था कि देखिए ये है महंगाई का दर, जी केवल आंकड़ा कम हो जाने से हमारी मार्क। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष के साथ संस्थान नहीं होते कभी, लेकिन विपक्ष को उस लहर अपनी के लड़ाई खिलाफ खुद ही तैरना है। सर तमाशा राजा का एक वीडियो दिखाऊं मैं अभी, उन्होंने कहा था पीएम महंगाई पर बोलते ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना नाटकीय, मैं कहता हूं तमाशा राजा। तमाशा करना, देश को बस तमाशा दिखाना, देश तमाशे से नहीं चलेगा। कुछ समय तक तो हिटलर ने भी 32 से 45 तक काम करा था। 45 में क्या शुरू हुआ था? हम भगवान ना करे हिंदुस्तान का हो, लोकतंत्र है या देवी देवताओं का देश है, तमाशे का देश नहीं है। लेकिन तमाशे से आप कुछ समय तक दे सकते हैं, स्थायी नहीं दे सकते। नहीं, मैं ये फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, ऋषभ जी के पास आऊँ कि ये जो आप जितनी बात कर रहे हैं, आपकी बात सब सच है, ये कन्विंस क्यों नहीं हो रही है जनता आपसे? और मुझे बताइए, आपके आरोप को मैं सही मान लूँ कि टेलीविजन या अखबार कोई नहीं दिखा रहे, ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी बात मानता हूँ, तो जो सिलेंडर खरीद रहा है उसका सिलेंडर अखबार से चलता है, उसको तो पता है ना 50 रुपये बढ़ गए, तो वो 50 रुपये के लिए गाली देगा ऋषभ जी को, या 100 रुपये बढ़ गए या 500 रुपये बढ़ गए, टीवी पर दिखेगा तभी महंगा होगा। वीडियो आपको भेज रहा हूं अभी क्रम वाइज, जो आप दिखाते नहीं हो गालियों वाले, आप दिखाएंगे जो कहेगा अरे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, वो वोट देने किसको जा रहा है? वोट वो अजय जी को दे रहा है कि ऋषभ जी को दे रहा है? देखिए, या वो टीवी के कहने से दे रहा है? उस बोर्ड में भी मैं आपको बताता हूं, आप अगर चैनल पर सुनना चाहते तो सुन लीजिए। अब मेरे उस बोर्ड में क्या होता है कि सरकार किस तरह से बूथ कैप्चर करती है प्रशासनिक आधार पर और किस तरह से मशीनी खेल करती है। अब सर ये तो है ना, थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं सर, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड में बता दूंगा। नहीं 10 सेकंड में फिर हिमाचल का जवाब क्या दोगे आप? सर 10 सेकंड सुन लीजिए जी। रामपुर में आपने देखा इतिहास में 32% बोझ आजादी के बाद आज तक कभी नहीं पड़ा। जहां मेरे 85% वोट है, वहां प्रशासन का डंडा, लठ, चाबुक, घोड़ा, हाथी सब खड़ा हो जाएगा, वोट नहीं डालने जाएगा। और जहां आपका 85% वोट है, वहां ना असली जाएगा ना नकली जाएगा। एक आदमी 60 वोट डाल के आएगा। इस लोकतंत्र की हत्या ऐसे हो रही है। ऋषभ जी, आपने और ऐसा इसको काम लोग बता रहे हैं और किया? कुछ हो नहीं रहा है। ऋषभ जी, आपने हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, मैं बिल्कुल शांत होकर सुन रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी हमदर्दी है हमारे कांग्रेस के बड़े भाई के साथ। क्योंकि देखिए, हर बारी ऐसे बोलते हैं और चुनाव में हार खा जाते हैं। कम से कम यहाँ खुल के भड़ास निकाल लें, क्योंकि जनता तो वोट के माध्यम से पता है कि कौन विकास कर सकता है, किसने देश को विनाश की ओर ले गया था, कौन विकास की ओर ले जा सकता है। दूसरी बात, महंगाई पे बहुत अच्छी चर्चा हुई है। महंगाई के साथ साथ एक और चर्चा जो हम नॉर्थ ईस्ट में भूल रहे हैं, वो है पलायन का। जी। अधिकतर पूर्वोत्तर के हमारे भाई बहन पलायन करते हैं मजबूरी में, लेकिन इस पे किसी पार्टियों ने गंभीर रूप से चिंता नहीं की कि खासकर जो जनजातीय की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, स्पेशली 47 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा के जहां से ज्यादा पलायन देखा जाता था, वहां पे जहां घर वही रोजगार के तहत संकुल विकास परियोजना के तहत ऋषभ जी, एक बड़ी खबर आ रही है, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आ गई। आपके लिए अच्छी खबर है। त्वेनसांग सदर 1 से बीजेपी की सीट जीत गई है, बीजेपी ने ये सीट जीत ली है। पशांग मोगमा, बस एक बार ये खबर आपको बता दूं, 2 सीटें जीत ली है। एनसीपी के टोयांग चांग को 5644 वोटों से हराया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अकुलतों पर बीजेपी के काजटो निर्विरोध चुने गए हैं। ये 2 सीटें वहां पर आई हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। ये आपके लिए बेहतर खबर थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि जिक्र कर दूं। जी ऋषभ जी। देखिए, एक बात और हमें समझने की आवश्यकता है कि महंगाई की जहां तक बात होती है, मुझे लगता है कि रेट बढ़े हैं, इस पे कोई झूठ सच कहने की बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं कुछ रेट बढ़ा है तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर देखिए किस रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, किस रूप से हॉस्पिटल्स बने हैं, किस रूप से पहले 2 एम्स थे अब 16 एम्स हो गए, किस रूप से पहले 18,000 गांव में बिजली नहीं थी अब बिजली पहुंच गई। तो आपके समय अगर रेट बढ़ते थे तो घोटाले उजागर होते थे, 2G 3G और अनेक घोटाले। लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी कारणवश रेट बढ़ा है, कोरोना काल देखा है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध देखा है, तो साथ साथ डेवलपमेंट बढ़ा है, स्टार्टअप बढ़े हैं, स्वरोजगार बढ़ा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देश की जनता देख रही है। और एक बात स्पष्ट करता हूं, हमेशा तुलना होता है रेट को लेकर। चाचा नेहरू के समय कोई चीजें 4 आना 1 पैसा में मिलता था, क्या वो 90s में मिलता था राजीव गांधी के समय? क्या नहीं। तो इस हिसाब से एक छोटा सा सवाल मैं आपसे चाहता हूं, फिर फाइनल कमेंट कार्तिकेय से, ये हमें देखने की आवश्यकता है। जी, एक छोटा सा सवाल समझना चाहता हूं आपसे कि आपका जो कलर है वो बहुत स्टेट वाइज स्टेट बदलता रहता है। पूरे उत्तर भारत में आप ईसाइयों को और चर्चेज को धर्मांतरण को लेकर घेरते रहते हैं, रोज झगड़ा करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में सारे के सारे उम्मीदवार आपने ईसाई बना दिए। देखिए, मैं
पहले भी कई डिबेट्स ऐसे आए थे जिसमें कास्ट को लेकर टिकट किसको दिया गया नहीं दिया गया इस पे चर्चा हुई थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीफ खाने वालों को भी अध्यक्ष बना देते हैं आप तो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी में के प्रदेश ट्राइबल्स अध्यक्ष ने कहा, किरण रिजिजू ने कहा कि हम बीफ खाते हैं, और हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान में हत्या हो जाती है, हत्या। सर ऐसा ये है इनकी नीति। सर ऐसा है, विजय सर के डिबेट का एक संस्कार है, उसको मैं डेकोरम को मेंटेन करना, वरना जवाब बीच में मैं नहीं, अब जोड़ दे बोल सकता दीजिए हूं। जल्दी ठीक से। है जी। मैं एक बात स्पष्ट करता हूं कि वहां पे ट्रैवल्स हैं और ट्रैवल्स की कुछ संस्कृति होती है, अपना एक कल्चर होता है। ठीक है, हम उस पे जाके टिकट नहीं दे रहे कि कौन किस कास्ट से है, हम अंत्योदय मूल मंत्र के साथ कौन अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे देते हैं। अगर राशन मिल रहा है, अगर आयुष्मान योजना जा रहा है, अंतिम व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जा रहा, वो अंतिम व्यक्ति का विकास हो रहा है या फाइनल नहीं हो रहा है, कमेंट ये देखा जा रहा है। बस मैं तो ये उम्मीद कर रहा था ऋषभ जी कि उत्तर प्रदेश में भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वहां पर भी बहुत सारी कास्ट के और धर्म के लोग अंतिम पहुंच व्यक्ति रहे हैं हैं। सर, बिल्कुल पहुंच रहे कार्तिकेय हैं। फाइनल कमेंट। नहीं, ये ऋषभ भाई ने एक बात बोली ना कि महंगाई है तो नियत भी है, तो यही मूल मंत्र है, यही है रावण की नाभि कि कांग्रेस जब तक महंगाई को नियत और खराब नियत और खराब शासन को जोड़ नहीं पाएगी, तब तक कोई फॉर्मूला नहीं है। कि अगर आप खराब शासन दे रहे हैं लेकिन जनता को लगता है कि आपकी नियत अच्छी है, तब भी आप बच जाएंगे, और अगर खराब नियत है और शासन अच्छा है तब भी आप बच जाएंगे। तो जब तक वो लिंकेज नहीं बनेगा, ये बहुत सारे पोल्स बता चुके हैं, जब तक ये लिंकेज जैसे आप लोग कन्विंस नहीं कर पाएंगे तब तक बीजेपी का वर्चस्व बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्तिकेय, आपका शुक्रिया ऋषभ जी, आपका शुक्रिया अजय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। चुनाव के नतीजे जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते रहेंगे।